हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 फाउंडेशन। मैं परीक्षित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 फाउंडेशन पर। आज मैं क्या लेके आ गया हूं आपसे, जैसा कि मैंने वादा किया था आपके सामने, क्या लेके आ गया हूं कंप्लीट आपकी बुक कृतिका पार्ट 2 जो है, यानी क्लास 10th के लिए आपकी जो बुक है कृतिका, वो आज कंप्लीट जो है फिनिश करने वाले हैं। पूरे चैप्टर्स को समझने वाले हैं, उनके समरी को जानने वाले हैं, क्या है उस चैप्टर में, राइटर कौन है, सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो आज आपकी कृतिका बुक जो है वो फिनिश होने वाली। तो वीडियो को लास्ट तक अगर देख लोगे तो तीनों चैप्टर आराम से समझ में आ जाएंगे और पेपर में जो है अपने फोड़ के आने वाले हो, बोर्ड्स में बिल्कुल बढ़िया मार्क्स लेके आने वाले। तो वीडियो लास्ट तक बच्चे जरूर देख लेना, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था। मैं आ गया हूं आपके सामने, और इससे पहले मैं संपूर्ण व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का एक वीडियो आपका बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके जल्दी से संपूर्ण व्याकरण वाला वीडियो भी देख लेना आप। और एक वीडियो मैंने बनाया है अपठित गद्यांश पर, तो अपठित गद्यांश में अगर आपको दिक्कत है तो वीडियो आप देख लेना, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगे चैनल पर, आप विजिट करेंगे जब, तो दोनों वीडियो आप अपनी हिंदी की तैयारी के लिए मतलब ढूंढ लीजिए और उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे, जो कृतिका भाग 2 कंप्लीट आज पढ़ने वाले हैं। इसके बाद कृतिका के बाद जो आपकी दूसरी बुक है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। वो भी हम यहां पर क्या करेंगे, बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे किसकी, कृतिका की। उसके बाद हम क्षितिज भी कंप्लीट करेंगे, लेकिन अभी आज कृतिका की बात करते हैं। और क्षितिज कंप्लीट करने के बाद एक पार्ट आपका और वीडियो आएगा जो आपकी रचनात्मक लेखन पे होगा। उसके बाद आप हिंदी जो है हम कवर कर चुके होंगे, जर्नी अपनी पूरी कर चुके होंगे, फिर प्रैक्टिस पे आएंगे धक्का तक। तो जल्दी से सारे वीडियो आप कवर कर लो, ताकि ऊपर ऊपर का जो मसाला है सब चीज देख लो, फिर प्रैक्टिस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखना बच्चा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्या करते हैं, कृतिका का चैप्टर शुरू करते हैं। चलिए, तो वीडियो को एक बार सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी कर दो अगर तुमने नहीं किया है। चलो तो देखते हैं भाई क्या क्या है इस चैप्टर में और क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो कंप्यूटर जी जरा दिखाइए हमें चैप्टर में क्या क्या है, दिखा भी दीजिए। इतना नहीं मानेंगे भाई कंप्यूटर जी, सुन नहीं रहे हो आजकल मेरी बात, तो हाथ से पलटना पड़ेगा क्या। चलो भाई, तो जो चैप्टर का जो पहला पार्ट है वो है माता का आंचल। क्या है, माता का आंचल जो है वो इस चैप्टर का पहला पार्ट है। अच्छा, माता का आंचल जो चैप्टर है इसमें है क्या, इसमें एक बच्चा होता है, बच्चा लेखक ही होता है, जिसका बचपन का नाम भोलानाथ होता है। लेखक क्या होते हैं, बचपन में ज्यादातर समय जो है अपने पिताजी के साथ बिताते हैं और उन्हीं के साथ अपना पूरा जीवन, नहाना धोना पूजा करना उन्हीं के साथ करते हैं। तो इसी टॉपिक पे बेस्ड आपकी स्टोरी है। और उसमें आखिरी में बताया जाता है कि पिता के पास रहते हैं, लेकिन माँ का आंचल कितना जरूरी है, कितना सेफ, कितना सहज, कितना सुरक्षित महसूस कराता है एक बच्चे को माँ का आंचल। उस चीज की या उस प्रसंग की व्याख्या इस आपके पाठ में की गई है। ठीक है, तो बच्चा है जो लेखक है वही बच्चे हैं, और उनके बारे में हम समझेंगे, पढ़ेंगे कि लेखक क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर जी माता का, पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। जो लेखक है हमारे जो इस चैप्टर के, वो है शिव पूजन सहाय। कौन है बाबू, शिव पूजन सहाय। तो शिव पूजन सहाय ने अपनी कहानी बताई है। ठीक है, बता रहे हैं कि इनके बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम भोलानाथ था, इन्होंने बताया है ऐसा। और शिव पूजन सहाय के बारे में जाने तो उनका जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था। गांव उन्नाव था, जिला भोजपुर था, बिहार में। ठीक है, सॉरी उनवास था। उनके बचपन का नाम क्या था, भोलानाथ। जैसे मैंने आपको बताया बचपन का नाम क्या बताया गया भाई, भोलानाथ बताया गया है। बचपन का नाम भोलानाथ बताया गया है। 10वीं की परीक्षा पास करके उन्होंने बनारस की अदालत में नकलवीस की नौकरी की। बाद में हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। शिव पूजन सहाय ने अपना समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं की संपादन किया। इसके साथ ही वे हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल थे। सन 1863 में उनको देहांत इनका हो गया था, यानी कि जन्म 1893 में हुआ था और 1963 में इनका क्या हुआ था, देहांत हो गया था, यानी कि 1893 में बर्थ हुई थी और डेथ इनकी 1963 में हो गई थी। मुख्यतः गद्य के लेखक थे ये, ठीक है ना, मुख्यतः गद्य के लेखक थे। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन के लोग, स्मृति शेष आदि इनकी दर्जन भर गद्य कृतियां प्रकाशित हुई हैं। शिव पूजन जो आपके रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हैं। उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये ही आपकी शिव पूजन सहाय के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी, कभी आपसे प्रश्न पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जन्म कहां हुआ था, कैसे हुआ था, क्या थे। फिर आप बढ़ते हैं चैप्टर पे बाबू। तो पाठ की रूपरेखा क्या है, देहाती दुनिया उपन्यास से लिए गए इस अंश में ग्रामीण संस्कृति की झांकी उकेरी गई है। ठीक है, यानी ग्रामीण संस्कृति के बारे में बताया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न चरित्रों तथा बच्चों के
शैशव काल के अनेक क्रियाकलाप यानी बचपन के उनके अत्यंत मनोहरी ढंग से चित्रित किया गया है। उनके बचपन के जो दिन होते हैं, जो यादें होती हैं, उनको मनोहर ढंग से, बढ़िया ढंग से आपको बताया गया है। पाठ में भोलानाथ नामक के चरित्र के माध्यम से माता पिता के स्नेह और दुलार, बालकों को विभिन्न ग्रामीण खेल, लोकगीत और बच्चों की मस्ती एवं शैतानियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें इस तथ्य की भी स्पष्ट किया गया है कि बच्चे की मां से अधिक जुड़ाव होता है। बच्चे का किससे जुड़ाव अधिक होता है? मां से अधिक जुड़ाव होता है। भले ही वह अपने पिता के साथ अधिक समय बिताए, किंतु परेशानी के समय उसकी मां आंचल ही शांत देती है। आत्मकथा शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक। देखो, ये इस चैप्टर की अगर ऑल ओवर समरी हम देखें तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से क्या है कि एक जो बच्चा है वो बचपन से अपने पिता के साथ रहता है, उनके साथ नहाता धोता, पूजा करता, पूरा दिन उनके साथ बिताता है, लेकिन जब वो परेशानी में होता है तो उसे माँ ही याद आती है। तो इस पुस्तक में, इस पाठ में ये बताया गया है कि माँ का आंचल कितना सहज, कितना सुरक्षित, कितना शांत आपको महसूस कराता है। ठीक है, चाहे भले ही आप कितना पिता के पास रहे, लेकिन माँ तो माँ होती है। ठीक है, जब आपके चोट लगती है तो आपके मुंह से उई माँ, हाय माँ, मम्मी निकलता है ना, कभी उई पापा निकलता है क्या, उई पिताजी निकलता है क्या, नहीं निकलता है, क्या निकलता है, हाय मम्मी चोट लग गई, तो माँ 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 ही निकलता है ना। तो माँ सर्वोपरि है, पिता भी सर्वोपरि है, लेकिन माँ की तो बात माँ ही जाने। ठीक है, तो माँ का आंचल है, उसमें की व्याख्या की गई है। तो उई माँ। चलो आगे चलते हैं। से पूजन के बारे में हमने जाना, फिर पाठ का सार देखते हैं। लेखक का पिता के साथ अनेक गतिविधियों में भाग लेना। ठीक है, तो लेखक का नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ था। ठीक है ना, किंतु पिताजी लाड़ में उसे भोलानाथ बुलाते थे। पिताजी प्यार से भोलानाथ बुलाते थे। जैसे तुम्हारे पापा पिताजी पे प्यार में कुछ बुलाते होंगे, तुम्हें डमरू, लड्डू, गोलू, गुड्डू कुछ भी बुलाते होंगे, तो ऐसे इनके पिताजी ने भोलानाथ बुलाते थे। भोलानाथ का अपनी माता से केवल खाना खाने एवं दूध पीने तक का नाता था। यानी मम्मी जी के पास वो तभी जाते जब उनको भूख लगती थी, और खाना खाया फिर पापा के पास निकल गए। समझ रहे हो, खाना खाया पापा के पास निकल गए, भूख लगी आ गए मम्मी के पास, मम्मी खाना दे दो। वह पिता के साथ ही बाहर की बैठक में सोया करता था। यानी सोता भी अपने पिताजी के साथ, बाहर एक बैठक थी वहां अपने पिताजी के साथ सोता था। और पिता प्रातः काल उठकर भोलानाथ को भी साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बैठा लेते थे। यानी पिताजी जब सुबह उठते थे जल्दी, भोलानाथ को भी उठा देते थे, उसको भी नहला देते थे और पूजा पाठ में बिठा देते थे भाई। ठीक है, पूजा पाठ के बाद पिताजी अपनी एक राम नाम बही पर 1000 राम लिख कर पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे भाई। कभी कभी बाबूजी और भोलानाथ के बीच कुश्ती भी होती थी। हाँ, कुश्ती भी होती थी बाबू भोलानाथ के बीच। कुश्ती के बाद क्या होता था, पिताजी पीठ के बल लेट जाते थे और भोलानाथ उनकी छाती पर चढ़कर उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगता था। क्या लगता, मूछें उखाड़ने लगता था ऐसे लंबी लंबी। फिर क्या रहता, तो पिताजी हंसते थे, उनके हाथों को मूछों से छुआ कर उसे चूम लेते थे। उनके हाथों को मूछों से छुड़ाते थे, उसे चूम लेते थे। और क्या करते थे, भोलानाथ के पिताजी उसे अपने हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस, क्या दूध और भात सान कर भी खिलाते थे। यानी कि क्या करते थे कि धातु थी फूल, उसके कटोरे में आपका दूध और चावल यानी कि भात सान कर उसको अपने हाथ से क्या करते थे, पिताजी खिलाते थे। इतना प्रेम अपने बच्चे से वो करते थे। फिर क्या हुआ, माँ के साथ भोलानाथ का संबंध क्या था। जब भोलानाथ का पेट भर जाता तो उसके बाद भी माँ थाली में दही भात यानी दही और चावल, शांति और अलग अलग तोतो, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग कहते नहीं कौआ खा जाएगा, बच्चों को खिलाते खाना तो कौआ खा जाएगा, चील खा जाएगी, लोग खा लो दोस्ती खिलाते, वैसे इसकी माँ जो है खिलाती था। भोलानाथ सब बनावटी पक्षियों को चट कर जाता था। भोलानाथ की माँ उसे अचानक पकड़ लेती थी और एक चुल्लू कड़वा तेल उसके सर पर अवश्य डालती थी तथा उसे सजा धजा कर कृष्ण कन्हैया बना देती थी। यानी उसके सर पे, हमारी मम्मी बचपन में क्या करती थी, हमारे सर पे खूब सारा तेल लगा देती थी और हमारे ऐसे 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 बाल काट देती थी और हमें बिल्कुल कन्हैया बना देती थी, चंपू वाला, है ना। तो ऐसे इसकी मम्मी भी इसको क्या कन्हैया बना के छोड़ती थी। ठीक है, आगे चलिए भाई कंप्यूटर जी। बच्चों की शैतानियां और खेल क्या थे, तो भोलानाथ के घर पर बच्चे तरह तरह के नाटक खेला करते थे। भोलानाथ का घर जो था, बच्चे तरह तरह के नाटक आके खेलते थे, जिसमें चबूतरे के एक कोने को नाटक घर की तरह प्रयोग किया जाता था। यानी चबूतरा जो था उसका एक कोना डिसाइड था कि यहाँ पर नाटक नौटंकी हम लोग खेलेंगे, वो डिसाइड था, उसको तय किया जाता था। ठीक है, उसी पर मिठाइयों की दुकान, चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेल के लड्डू, पत्तों की पूड़ी, कचौड़ी, गीली मिट्टी की जलेबियां,
टूटे घड़े के टुकड़े के बताशे ओहो आदि मिठाइयां सजाई जाती थी। उसके दुकानदार और खरीदार सभी बच्चे ही होते थे। यानी कि पत्ती से कभी कुछ बना लिया, मिट्टी से जलेबी बना ली, सब खेलने के लिए वो दुकानदार, कोई दुकानदार बन गया बच्चा, कोई खरीदार बन गया, सब आपस में खेल प्रसंग तैयार करते थे और खेलते थे। ठीक है, थोड़ी देर में क्या होता था, मिठाई की दुकान हटाकर बच्चे घरौंदा बना लेते थे परिवार में। धूल की मेड़ दीवार बनती थी और तिनकों का छप्पर पड़ जाता था, दातून के खंबे होते थे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ आदि बन जाते थे। भाई दिया सलाई माचिस तीली है, उसके किवाड़ बना देते थे। ठीक है, इसी प्रकार के अन्य सामानों से बच्चे क्या करते थे, ज्योनार यानी कि दावत तैयार करते थे। ठीक है, कई चीजें यूज कर लेते थे अपने खेलने के लिए। ठीक है, दिया सलाई के गेट बना लिया, किसी का कुछ बना लिया, मिट्टी का बतासा बना लिया, तो ऐसे करके पूरा अपना खेल प्रसंग वो किया करते थे बाबू। ठीक है, कंप्यूटर जी आगे। नेक्स्ट, बच्चों के खेल में पिता का भाग लेना। ठीक है, जब वो पतंग सभी लोग की पंक्ति बैठ जाती थी, पतंग यानी कि पंगत यानी कि सभी लोग की पंक्ति, जब पंक्ति में सब बैठ जाते थे तब बाबूजी भी धीरे धीरे आकर जीमने भोजन करने के लिए बैठ जाते थे। यानी उनके साथ जो खेलने वाला था खिलाड़ी, उनके भोजन करने बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही बच्चे हंसते हुए घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते थे। जब वो बैठ जाते थे तो बच्चे घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते थे। कभी कभी बच्चे बारात का भी जुलूस निकालते थे, यानी कभी कभी भैया बारात भी निकाल देते थे बच्चे खेल खेल में। बारात के लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही दुल्हनी का मुख निखरने लगते थे, ठीक है, त्यों ही बच्चे हंसकर भाग जाते थे। यानी कि बारात जब बनाते थे डुप्लीकेट टाइप की, तो बाबूजी क्या करते, दुल्हन का मुंह भी निखरने लगते, तो बच्चे हंस हंस के भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी और खेती की जाती थी। ठीक है, यानी तरह तरह के, देख रहे हो बच्चों, खेल खेलते थे ये लोग। क्या करते थे, कभी तो बारात निकाल देते थे, ठीक है, कभी तो खेती करने लगते थे, तो कभी तो दुकान लगा लेते थे। ठीक है, कभी बतासा, कभी कुछ, यानी तरह तरह के खेल ये लोग क्या करते थे, यहाँ पर खेलते थे। ठीक है ना, बहुत तरह के खेल यहाँ पर खेले जाते थे भाई। बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते थे। फसल तैयार होते देर न लगती और बच्चे हाथों हाथ फसल काटकर उसे पैरों से रौंद डालते और कसोरे का सूप बनाकर ओसाकार मिट्टी के दिए के तराजू पर तौल कर राशि तैयार कर देते। यानी कि भाई खेल में तो क्या होता, खेल में तो टाइम नहीं लगता, तुरंत फसल उगाई, हाँ फसल उग गई, तुरंत फसल काटी, हाँ कट गई, तुरंत उसे रखा, बेचा और तुरंत तराजू बना लिया दिए का, तो तौल दिया के पैसे ले लिए। खेल तो यही होता भाई, सब खत्म हो जाता मूवी की तरह। तो क्या करिए, तौल कर पैसे लेते। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ लेते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बाबूजी पूरे मजे लेते थे। बाबूजी करते, बाबूजी खेल में पूरे शामिल हो जाते थे और क्या पूछते थे, इस साल की खेती कैसी रही। तब बच्चे खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। ठीक है, यानी बच्चे लोकल मतलब झूठ मूठ में खेल रहे होते थे, खेत ये लो पैसा, ये लो फसल। बाबूजी पूछते थे आके बड़े बच्चों के बीच, हाँ भाई तो कैसी रही इस साल की फसल। तो बच्चे हा 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 खुश होके क्या करते थे कि भागते चले जाते थे कि बाबूजी भी खेल रहे हैं हमारे साथ, मजा आ रहा है। ठीक है ना, बच्चे भाग जाते थे। बच्चों द्वारा गुरुमूसन तिवारी को चढ़ाना। आम की फसल के समय कभी कभी खूब आंधी आती थी। ठीक है, अभी भी आती है। आंधी समाप्त हो जाने पर बच्चे बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। क्यों दौड़ पड़ते थे, क्यों आंधी आई होगी तो पेड़ हिले होंगे, पेड़ हिले होंगे तो आम गिरे होंगे, तो बच्चे भाग की तरफ क्या पड़ते, दौड़ते थे और चुन चुनकर घुले आम खाते थे। क्या करते थे, चुन चुनकर आम खाते थे। एक दिन आंधी आने पर आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे और बिजली कौंधने लगी। ठीक है, बरखा बंद होते ही, बरखा यानी कि बारिश बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। बच्चे डर कर भाग चले। बच्चों में यानी कि बिजली गड़की, पानी बरसा और जैसे बारिश बंदी तो बाग में बहुत सारे बिच्छू नजर आए। बिच्छू देख के बच्चे डर गए। बच्चों में बैजू बड़ा ढीठ था। एक बच्चों में बच्चा था बैजू, ठीक है, वो कैसा था, ढीठ था। बीच में मूसन तिवारी मिल गए। मूसन तिवारी थे कोई इंसान, वो मिल गए। ठीक है, बैजू उन्हें देखकर चिढ़ाते हुए बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। क्या बोला कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। अब बाकी जो बच्चे थे, शेष बच्चों ने बैजू के सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। यानी जो आपके बैजू थे ये क्या चिल्ला रहे थे कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, और पीछे से सब बच्चे भी हाँ बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा चिढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चे तो ये करते ही हैं, जो एक बच्चा बोलता भाई सब पीछे से बोलते, ठीक है ना, बोलते कि नहीं। तो बच्चों ने क्या किया, चढ़ाना शुरू कर दिया। बात रिपीट करने, तिवारी ने पाठशाला जाकर वहां से बैजू और भोलानाथ को पकड़ लाने के लिए 4 लड़कों को भेज दिया। 4 लड़कों से कहा भाई पाठशाला जाओ और बैजू और भोलानाथ को पकड़ लाओ। बैजू तो 9-2-11 हो गया। 9-2-11 का मतलब भाग गया। बैजू तो भाग गया भाई, ठीक है, क्या हो गया, भाग गया बैजू।
और भोलानाथ पकड़ा गया। भोलानाथ बेचारे भोलानाथ को क्या कर लिया, पकड़ लिया, जिसकी गुरुजी ने खूब खबर ली। खबर ली मतलब सुताई उताई हो गई उसकी। बाबूजी ने जब यह हाल सुना तो पाठशाला में आकर भोलानाथ को गोद में उठाकर पुचकारा और वह गुरुजी की खुशामद करके भोलानाथ को अपने साथ घर लेकर चले गए। ठीक है, यानी कि गोद में उठाया, भोलानाथ को पुचकारा और गुरुजी की खुशामद कर ली, भाई जाने दो, घर लेकर भोलानाथ को चले गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, रास्ते में भोलानाथ को साथी लड़कों का झुंड मिल गया। साथी लड़कों का झुंड मिल गया। उन्होंने नाचते और गाते देखकर भोलानाथ अपना रोने लगा भोलानाथ। चलो ठीक है, फिर बच्चों द्वारा गुरु मूसन तिवारी को चिढ़ाना। अच्छा तो हो गया, भोलानाथ कहाँ गया, अपना रोने लगा। कहाँ थे हम, 9-2-11 हो गया। रास्ते भोलानाथ साड़ी नाचते देख देखकर भोलानाथ रोना। हाँ, भोलानाथ अपना रोना धोना भूल कर बाबूजी की गोद से उतरकर लड़कों की मंडली में मिलकर उनकी तान सुर अलापने लगे। यानी कि क्या हुआ, जब वो रास्ते में आ रहे थे तो रास्ते में जब उन्होंने लड़कों का झुंड देखा नाचते गाते खेलते, तो भोलानाथ अपना रोना धोना भूल गए भैया, उनके साथ घुल मिलकर नाच गाना करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट भोलानाथ और सांप का तमाशा। तो एक टीले पर जाकर बच्चे चूहों के बिल में पानी डालने लगे। एक टीला था, वहां चूहों का बुल था, तो बच्चे क्या करने लगे, चूहों के बिल में पानी डालने लगे वहां पर। तो जब चूहों के बिल में बच्चे पानी डालने लगे तो कुछ देर में क्या हुआ, सब थक गए भाई, सब लोग क्या हुए, थक गए। तब तक क्या हुआ, बिल में से एक सांप निकल आया। जब बिल में पानी डाल रहे थे तो बिल में से एक सांप निकल आया, ऐसे ऐसे। फिर क्या हुआ, जिसे देखकर रोते चिल्लाते सब बेतहाशा भागे। अब सांप देखो भैया, सब भागे, रोते चिल्लाते क्या हुए, रोते चिल्लाते सब भागे और भोलानाथ की सारी देह क्या हुई, लहूलुहान हो गई। ठीक है, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गया। हाँ भागे जब तो ना कांटा देखा, ना पेड़ देखा, ना ईंट देखी, ना पत्थर, और जब भागे तो यहाँ चोट दे चोट, वो चोट, छिल गया इधर, छिल गया, लहूलुहान हो गए। और क्या हुआ, कांटों से छलनी हो गए तलवे तो भैया। अब दौड़ा हुआ आया और घर में घुस गया। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में हुक्का गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहे थे। यानी कि बाबूजी क्या कर रहे थे, बैठक के ओसारे में हुक्का पी रहे थे बैठे। ठीक है ना, उन्होंने भोलानाथ को बहुत पुकारा, भोलानाथ बाबू यहाँ आओ, पर भोलानाथ उनकी आवाज अनसुनी करके मां के पास जाकर उनके आंचल में छिप गया। हाँ, यानी कि इतना डरा हुआ था, इतना छिला टूटा। अब उसको बाबूजी नहीं देखा, वो सीधा दौड़ता हुआ गया, बाबू दौड़ता हुआ जा रहा है, बाबूजी बुला रहे, अरे भोलानाथ सुनो, अरे भोलानाथ सुनो। भोलानाथ नहीं रुक रहा, भोलानाथ जो है सीधे माँ के आंचल में जाकर छुप गया। माँ के आंचल में जाकर छुप गया। भोलानाथ को डर से कांपते देख माँ जोर से रोने लगी। माँ भी डर गई कि भाई भोला बाबू को क्या हो गया, और सब काम छोड़कर बैठी। ठीक है, फिर झटपट हल्दी पीसकर भोलानाथ के घाव पर थोप दी। माँ ने क्या किया, झटपट हल्दी पीसी और हल्दी भोलानाथ के घाव पर क्या कर दी, थोप दी। ठीक है, हल्दी जो है एंटीसेप्टिक का काम करती है भाई, टर्मरिक जो है। ठीक है, फिर क्या हुआ, भोलानाथ के मुंह से डर के कारण सांप तक नहीं निकल पा रहा था। यानी कि इतना डर गया था, इतना कांप रहा था कि बता भी नहीं पा रहा था कि सांप देख लिया उसने। ठीक है, सांप का डर ही बहुत खतरनाक होता है भाई, सांप हम सब बड़े बड़े डर जाते हैं सांप को। तो चिंता के मारे माँ का बुरा हाल था। माँ ने सोचा कि पता नहीं बाबू को क्या हो गया है, लेकिन वो बता भी नहीं पा रहा था। तो इसी बीच बाबूजी ने आकर भोलानाथ को माँ की गोद से लेना चाहा, किंतु भोलानाथ ने माँ की आंचल नहीं छोड़ा। मतलब बाबूजी गोद में लेना चाह रहे थे, भोलानाथ कहते नहीं नहीं नहीं, माँ के पास ही रहना, समझ रहे हो। तो अब पता चला भैया कि दिन भर जो बच्चा अपने पिताजी के साथ रहता था, उठता नाता धोता सुखाता खाता, सारे ऑर्डर पिता के साथ ही बिताता था, तो उसको जब डर लगा, जब वो तकलीफ में आया, जब वो परेशान हुआ, तो उसे क्या दिखा, उसे बच्चे माँ का आंचल दिखा। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं कि कितना भी हम पिताजी के साथ रह लें, कितना भी किसी के साथ रह लें, लेकिन जो माँ है वो माँ ही होती है। जब हम परेशान होते हैं, हम डरे होते हैं, थके होते हैं, ढारे होते हैं, जब हमें ज़रूरत होती है, तो हमें माँ और माँ के आंचल से ज़्यादा कहीं सुकून नहीं मिलता मेरे बच्चे। तो ये इस पाठ का मतलब था। ठीक है, नहीं छोड़ा भाई बाबू ने। ठीक है, ये इस पाठ का क्या था, मतलब था। तो इसीलिए इस पाठ का नाम क्या रखा गया, माँ का आंचल। ठीक है, माँ का आंचल। ठीक है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती। ठीक है, तो माँ तो माँ होती। ठीक है, कहते ना मेरी तकदीर में एक भी मुश्किलें ना होती अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता, है ना। तो माँ, ठीक।
नेक्स्ट भाई, तो ये था पाठ का मतलब, ठीक है। यानी कि पूरा दिन बाबूजी के साथ रहता था, खेलता था, कूदता था, उनकी मूछें ऐंठता था, मजे लेता था, हंसता था, बाबूजी उसके साथ खेलते, लेकिन जब वो डरा, जब वो सहमा, जब वो चोट उसको लगी तो उसको माँ का आंचल ही याद आया, ठीक है। तो इसमें माँ के आंचल की महत्वता दिखाई गई है इस पाठ्य में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेकंड जो आपका पाठ है साना साना हाथ जोड़ी, क्या था? साना साना हाथ जोड़ी पाठ है, और मधु कांकरिया ने ये इनके द्वारा रचित है, ठीक है। मधु कांकरिया के बारे में अगर हम जानें तो मधु कांकरिया का जन्म जो है 1957 में, 1957 में इनका जन्म हुआ था, कलकत्ता में या कोलकाता में हुआ था। और कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने अर्थशास्त्र में क्या किया था? एमए किया था, एमए इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। अर्थशास्त्र में इन्होंने एमए किया, साथ ही क्या किया? कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी किया था। उनकी प्रमुख रचनाएं जो थी वो पत्ताखोर है, ठीक है, सलाम आखिरी है, खुले गगन के लाल सितारे है, बीते हुए अंत में, ईशु कहानी संग्रह। उन्होंने कई सुंदर यात्रा संवाद भी लिखे हैं। मधु कंकरिया की रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं जैसे अपसंस्कृति, जैसे महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि उनकी रचनाओं के विषय रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई मधु कंकरिया के बारे में, उनकी तस्वीर है, तो इनके बारे में बेसिक जानकारी आपको मैंने ये बता दी, ठीक है। अब चलते हैं इस पाठ पे जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी, ठीक है। साना साना हाथ जोड़ी, देखते हैं इस पाठ में क्या है। तो यह पाठ मधु कंकरिया द्वारा लिखा एक यात्रा वृत्तांत है, यानी कि एक यात्रा का इसमें चर्चा है कि यात्रा की बातचीत है, कोई यात्रा थी। वो यात्रा कहाँ की थी? जिसमें लेखिका ने सिक्किम की राजधानी गंगटॉक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। इस पाठ में क्या किया है? सिक्किम की राजधानी गंगटॉक के आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया गया है। इसमें यात्रा यानी ट्रैवलिंग के बारे में बताया गया है, जो शहरों की भागम भाग भरी जिंदगी से दूर है, ठीक है। लेखिका गंगटॉक को मेहनती बादशाहों का शहर मानती है, क्योंकि वहां के सभी लोग बड़े ही मेहनती हैं, ठीक है, बड़े ही हार्ड वर्किंग हैं। वहां तारों से भरे आसमान में लेखिका के सम्मोहन महसूस होता है, जिसमें वह खो जाती है। वह नेपाली युवती द्वारा बताई गई प्रार्थना मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो को गाती है। एक नेपाली युवती द्वारा एक कविता बताई गई कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो, वो गाती हैं। और वहाँ वादियों में जाके शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से वहाँ जाती हैं, सुकून पाती हैं और वहाँ खो जाती हैं। इस चर्चा का इन्होंने पूरा विस्तार से किया है। तो चलिए पाठ को जानते हैं। अगले दिन मौसम साफ न होने के कारण लेखिका कंचनजंगा की चोटी तो नहीं देख सकी, परंतु ढेरों खिले फूल देखकर खुश हो गई। यानी कि मौसम सही नहीं था तो कंचनजंगा की चोटी नहीं देख सकी, लेकिन खिले मौसम खिले फूलों को देखकर क्या हुई? खुश हो गई भाई। उसी दिन गंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर यूमथांग देखने अपने सहयात्री यानी कि जो उनके साथ में गए थे मणि और उनका जो गाइड था जितेन नार्गे के साथ क्या हुई? रवाना होती है। खाना नहीं लिखा है, रवाना होती है, ठीक है। गंगटोक से यूमथांग को निकलने ही लेखिका को एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पत्तकाएं दिखाई देती हैं, ठीक है, जो ध्वज यानी कि जो झंडा होगा की तरह फहरा रही है, झंडे की तरह फहरा रही है। ये शांति और अहिंसा की प्रतीक है। किसकी प्रतीक है? शांति और अहिंसा की प्रतीक है। और उन पताकाओं पर मंत्र लिखे हुए हैं। क्या लिखे हैं? मंत्र भी लिखे हुए हैं। लेखिका के गाइड ने उन्हें बताया कि जब किसी बौद्ध मतावलंबी की मृत्यु होती है, जब कोई बौद्ध मतावलंबी की डेथ हो जाती है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है, ठीक है। उसकी आत्मा की शांति के लिए क्या करते हैं? 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। कितनी बाबू? 108 श्वेत, ठीक है, 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये खुद नष्ट होती हैं। कई बार नए शुभ कार्य की शुरुआत में भी रंगीन पताकाएं फहरा दी जाती हैं। जितेन ने बताया कि कभी लॉन्ग स्टॉक नामक स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। आगे चलकर मधु जी को एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र दिखाई दिया, जिसे धर्म चक्र या पेयर व्हील कहा जाता है। नार्गे ने बताया कि इससे
घुमाया या घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे जैसे वे लोग ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे वैसे वैसे बाजार, लोग और बस्तियां आंखों से ओझल होने लगी। घाटियों में देखने पर सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उन्होंने हिमालय पल पल परिवर्तित होते महसूस हो रहा था। वह विशाल लगने लगा था, यानी कि बड़ा लगने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल पर जीप रुकती है। ठीक है ना, सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल पर, एक वाटरफॉल है सेवन सिस्टर वाटरफॉल, वहां क्या रुकती है? वहां बाबू जीप रुकती है, एक जीप जिससे वो गई थी। ठीक है, वहां क्या रखती है? जीप रुकती है। ठीक है ना, क्या रुकती है? जीप रुकती है। और सभी लोग वहां की सुंदरता को कैमरे में कैद करने लग जाते हैं, यानी कि वहां जो खूबसूरती वहां की होती है, सभी लोग क्या करने लग जाते हैं? वहां कैमरे में क्या करते हैं? कैद करने लग जाते हैं। ठीक है, ठीक है। वैसे तो सेवन सिस्टर जो है उसमें आपकी देखेंगे तो एसटी में सेवन सिस्टर में 7 जो हैं वो स्टेट भी आते हैं, जिसमें आपके आंध्र प्रदेश हो गया, आपका सॉरी अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा जो है सेवन सिस्टर में आते हैं। ठीक है। झरने का पानी में लेखिका को ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके अंदर की सारी बुराइयां और दुष्टता को भाकर ले जा रहा है। यानी झरने के पानी में उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसके अंदर की बुराइयां और सब निकली जा रही हैं और झरने का पानी जो उसको बहा कर लेता जा रहा है। ठीक है। रास्ते में प्राकृतिक दृश्य पल पल अपना रंग ऐसे बदल रहे थे जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल रहा था। ठीक है, यानी कि ऐसे प्रतिरंग बदले से कोई जादू की छड़ी घुमा सब कुछ बदले दे रहा है। थोड़ी देर के लिए जीप थिंक ग्रीन लिखे शब्दों के पास रुकी। एक जगह लिखा था थिंक ग्रीन, वहां के जीप आपकी रुक गई। वहां सभी कुछ एक साथ सामने था। लगातार बहते झरने, क्या क्या था? लगातार बहते झरने, नीचे पूरे वेग से बह रही तिस्ता नदी थी, सामने धुंध थी, ऊपर आसमान में बादल थे और धीरे धीरे हवा चल रही थी। आहा क्या मौसम है, झरना गिर रहा है, बारिश हो रही है, हवा चल रही है धीरे धीरे। क्या क्या सीन होगा बच्चों, महसूस करो। जो आसपास के वातावरण में खिले फूलों की हंसी चारों ओर बिखेर रही थी। आहा, कुछ औरतों की पीठ पर बंधी टोकरियां में बच्चे थे। कुछ औरतें पीठ पर टोकरी बांधी थी और बच्चे थे उन टोकरियों में। इतने सुंदर वातावरण में भूख, गरीबी और मौत के निर्मम दृश्य ने लेखिका को सहमा दिया। ऐसे दृश्य लेखिका ऐसा दृश्य देख के सहम गई। ठीक है। एक कर्मचारी ने बताया कि ये पहाड़ी रास्ते को चौड़ा बना रही हैं। कई बार काम करते समय किसी न किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, क्योंकि जब पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है तो इनके टुकड़े इधर उधर गिरते हैं। यदि उस समय सावधानी ना बरती जाए तो जानलेवा हाथ से कट जाते हैं। यानी कि पहाड़ों को जब तोड़ने के लिए डायनामाइट जब लगाया जाता है, जब डायनामाइट फूटता है तो उसके टुकड़े इधर उधर गिरते हैं। अब सावधानी नहीं बरतेंगे, टुकड़ा अगर आपके लग गया एक बड़ा सा तो आपकी मृत्यु हो सकती है। तो बताया कि मृत्यु हो जाती है, जानलेवा हादसा घट जाता है। लेखिका को लगता है कि सभी जगह आम जीवन की कहानी एक सी है। अब एहसास हुआ कि जहां वो क्या महसूस कर रही थी, सुकून लग रहा था, खूबसूरती लग रही थी, वहां भी खतरे हैं, वहां भी मौतें हो रही हैं। तो उसको एहसास हुआ कि आराम जीवन सब जगह दिक्कतें हैं, लेकिन मतलब उसको एहसास हुआ कि परेशानी हर जगह है। जहां वो लग रही थी बहुत खूबसूरत है, शांति है, सुकून है, वहां भी मौत का डर है, यानी कि वहां भी परेशानी है। उसको एहसास हुआ। फिर क्या हुआ सर? आगे चलने पर रास्ते में बहुत सारे पहाड़ी स्कूल बच्चे मिले। यानी स्कूली बच्चे पहाड़ी थे, बहुत सारे आगे चलने पर मिले। जितेन बताता है कि ये बच्चे 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर स्कूल जाते हैं। यानी 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ते तब स्कूल पहुंचते हैं। 3 से 3.5 किलोमीटर पहले पहाड़ी चढ़ते हैं, फिर स्कूल इनको मिलता है। भाई ये बच्चे स्कूल से लौटकर अपनी माँ के साथ काम भी करते हैं। यानी कि पहले तो 3.5 किलोमीटर जाते हैं स्कूल, फिर उतरते हैं 3.5 किलोमीटर, फिर लौट के आते हैं तो माँ के साथ क्या करते हैं, उनका काम में हाथ भी बटाते हैं। यहाँ का जीवन बहुत कठोर है। अब ये देखिए, लेखिका को जो लग रहा था कि जीवन कितना सुकूनमयी है, शहर के शोर शराबे से दूर है, इतनी यहाँ खूबसूरती है, इतना मजा है, अब उसको अंदर जब वो गई तो उसको एहसास हुआ कि यहाँ पर जीवन कितना मुश्किल है। ठीक है। जैसे जैसे ऊंचाइयां बढ़ती जा रही थीं, वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते जा रहे थे। यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर पहाड़ी पे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे क्या हो रहा था, वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते चले जा रहे थे बच्चे, खतरे भी बढ़ते चले जा रहे थे।
रास्ता तंग होता जा रहा था। कैसा होता जा रहा था? रास्ता तंग होता जा रहा था। सरकार की गाड़ी धीरे चलाएं कि चेतावनी के बोर्ड लगे थे। यानी कि कैसे बोर्ड लगे थे? सरकार के बोर्ड लगे थे कि गाड़ी धीरे चलाओ, यहाँ पे ऐसे बोर्ड लगे थे जरा जरा। शाम के समय जीप चाय बागानों से गुजर रही थी। भाई चाय के बाग होते हैं पहाड़ियों पर, क्या होते हैं? चाय के बागान होते हैं, चाय के बाग होते हैं। तो उन चाय के बागों से क्या हो रहा था? जब गाड़ी गुजर रही थी, बागानों में कुछ युवतियां सिक्किम परिधान पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। यानी सिक्किम का जो ड्रेस होती है उसको पहने क्या कर रही थी? बागों में चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। अच्छा, चाय की पत्तियां तोड़ते हो आपने कई बार मूवीज में भी देखा होगा, औरतें ड्रेस पहनी होती हैं, चाय की पत्ती तोड़ रही होती हैं। उनको इसलिए औरतों को रखा जाता है चाय की पत्ती तोड़ने के लिए, क्योंकि चाय की पत्ती बहुत सेंसिटिव होती है और बहुत एक एक पत्ती करके तोड़ी जाती है। तो ये सेंसिटिव काम है, उसमें पेशेंस की जरूरत होती है। तो ऐसा माना जाता है कि पुरुष जो है उतना पेशेंस नहीं दिखा पाएंगे उतनी कोमलता से, जितनी कोमलता से महिलाएं उनको तोड़ पाएंगी। इसीलिए वो काम करती है हमेशा महिलाएं दिखती हैं। आपने देखा होगा चाय के बागान में वो ड्रेस पहनी होती है, बांधी होती है सर पे, और एक एक पत्ती चाय की तोड़ रही होती है हिल पहाड़ी एरिया में। ठीक है, क्योंकि मर्द इतना पेशेंस नहीं दिखा पाएगा, वो दो पत्ती तोड़ के हटाओ यार, पूरा से नोच देगा पेड़ होगा ना। लड़के क्या करेंगे? दो पत्ती प्यार से तोड़ेंगे, उनको मना रहे हटाओ यार, नोचो पूरा। तो लड़कियों को रखा के प्यार से एक एक पत्ती ताकि तोड़ पाए वो लोग, ठीक है, ताकि नुकसान ना हो पाए। तो बागानों में कुछ युवतियां सिक्किम परिधान पहने चाय की पत्ती तोड़ रही थी। क्या कर रही थी? चाय की पत्ती को तोड़ रही थी। चारों ओर इंद्रधनुषी रंग छटा बिखेर रहे थे। इंद्रधनुषी रंग आपके स्पेक्ट्रम के रंग जो छटा बिखेर रहे थे। युमथांग पहुंचने से पहले वे लोग लायुंग रुके। यानी कि युमथांग पहुंच रहे थे, उससे पहले लायुंग कोई जगह थी, लायुंग रुके। लायुंग में लकड़ी से बने छोटे छोटे घर थे। लायुंग एक जगह थी, वहां पर छोटे छोटे घर थे जो लकड़ी से बने थे। वुड हाउस जिनको आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जिन्हें आप वुड हाउस बोल सकते हैं, वो छोटे छोटे उनको दिखे। क्या दिखे भाई? वुड हाउस दिखे। लेखिका सफर की थकान उतारने के लिए तिस्ता नदी के किनारे फैले पत्थरों पर बैठ गई। यानी तिस्ता नदी थी, उसके किनारे कुछ पत्थर फैले थे, तो वो थक गई थी, तो अपनी थकान मिटाने के लिए वो पत्थरों पर क्या हुआ? बैठ गई। रात होने पर जितेन के साथ अन्य साथियों ने नाच शुरू कर दिया। यानी जब रात हुई तो वहां पर क्या हुआ? नाच गाना शुरू कर दिया। एंजॉयमेंट के लिए उन्होंने नाच गाना शुरू कर दिया। देखा होगा हिल स्टेशन पे जाते हैं, वहां आग जला लेते हैं, फिर नाचते हैं, डांटते हैं, तो सब शुरू कर दिया। लेखिका की सहयात्री मणि ने बहुत सुंदर, लेखिका की जो सहयात्री यानी जो साथ में यात्रा कर रही थी, मणि जिसका नाम था, उसने क्या किया? बहुत सुंदर, कहाँ गया? बहुत सुंदर, कहाँ गया बाबू? बहुत सुंदर नृत्य किया। अच्छा, बहुत सुंदर डांस किया उसकी सहेली ने। ठीक है। लायुंग में अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, मतलब उनका जो जीविका जीने का साधन था वो क्या था? धान की खेती। वो कैसे गुजारा करते थे? तो आपका हिली पोटैटो, आपकी पैडी यानी धान की खेती। ठीक है। और क्या करते थे? शराब था उनका। क्या था गुजारा करने के कारण? पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब। लेखिका को वहां बर्फ देखने की इच्छा थी, परंतु वहां बर्फ कहीं भी नहीं थी। लेखिका का मन क्या था? कि वो बर्फ देख पाए। ठीक है, लेकिन बर्फ वहां पर कहीं भी नहीं थी। क्या थी? कहीं भी बर्फ नहीं थी। नेक्स्ट, एक स्थानीय यानी कि लोकल युवक के अनुसार, एक वहां का लोकल आदमी था, स्थानीय आदमी था। ठीक है, लोकल युवक के अनुसार प्रदूषण के कारण यहां स्नोफॉल कम हो गई। वो कह रहा था कि यहां पर प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन के कारण क्या हुआ है? पॉल्यूशन है, इस कारण क्या हुआ है? पॉल्यूशन के कारण यहां पर स्नोफॉल कम हो गया है। ठीक है, प्रदूषण के कारण क्या हो गया है? स्नोफॉल यहां पर कम हो गया है। कटाओं में बर्फ देखने को मिल सकती है। उसने कहा कटाओं में क्या बर्फ आपको देखनी है तो आपको कटाओं में देखने को मिल सकती है। कटाओ जो है उसको भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको? कटाओ को। क्या कहा जाता है भाई? कटाओ को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो आपसे कोई पूछे कि स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? तो कटाओ को। किसको बोला जाता है भाई? कटाओ को बोला जाता है। ठीक है, कटाओ को कहा जाता है। मणि जिसने स्विट्जरलैंड घूमा था, एक मणि जो उसके साथ थी, उसने स्विट्जरलैंड घूम रखा था, ने कहा कि यहां स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है। उसने कहा कि स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है ये भाई।
कटाव को अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था, यानी टूरिस्ट स्पॉट यानी घूमने वाली जगह अभी तक नहीं बनाया गया था, इसलिए यह अब तक अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। क्या था? नेचुरल था अभी तक। लायुंग से कटाव का सफर 2 घंटे का था, यानी लायुंग से कटाव जाने में 2 घंटे लगते थे। कटाव का रास्ता खतरनाक था, लेकिन रास्ता जो था वो कैसा था? रास्ता भाई डेंजर था। कैसा रास्ता था? डेंजर था। जितेन अंदाज से गाड़ी चला रहा था। क्या कर रहा था? अंदाज से, यानी कि एक अंदाजा लगा के, एक आइडिया लगा के गाड़ी चल रही थी, बस जैसे तैसे, ठीक है। चारों ओर बर्फ से भरे पहाड़ थे, यानी कि चारों तरफ क्या थे? बर्फ के पहाड़ थे। कटाव पहुंचने पर हल्की हल्की बर्फ पड़ने लगी थी। जैसे वो कटाव पहुंचने वाले थे तो स्लोली स्लोली उनको बर्फ देखने को मिल रही थी। सभी सहयात्री यानी साथ में जो लोग यात्रा कर रहे थे वहां के एटमॉस्फेयर में फोटो खिंचवा रहे थे, वहां के वातावरण में क्या कर रहे थे? फोटो खिंचवा रहे थे। लेखिका वहां के वातावरण को अपनी सांसों में समा लेना चाहती थी, यानी लेखिका को वातावरण इतना अच्छा लग रहा था, वो वहां जाके ऐसे ओह माय गॉड सांसों में समा लेना चाहती थी। कैसे? सांसों में समा लेना चाहती थी, एकदम फील कर लेना चाहती थी उस चीज को, ठीक है। लेखिका वहां के वातावरण को अपनी सांसों में समा लेना चाहती थी। उसे लग रहा था कि यहाँ के वातावरण ने ही ऋषि मुनियों को वेदों की रचना करने की प्रेरणा दी। उसको लग रहा था कि जो ऋषि मुनि जिन्होंने वेदों की रचना की है, उनको प्रेरणा, उनको मोटिवेशन, उनको इंस्पिरेशन यही वातावरण से मिला। इतना शुद्ध वातावरण उसको लग रहा था। ऐसे असीम सौंदर्य यानी कि ऐसे ब्यूटी को यदि कोई अपराधी भी देख ले, यदि कोई आपका अपराधी जो है वो भी देख ले तो वो भी आध्यात्मिक हो जाएगा। यानी कि कह रहा था, उसने कहा कि कोई क्रिमिनल हो अगर वो भी ऐसी ब्यूटी देख लेगा तो स्पिरिचुअल हो जाएगा, यानी कोई अपराधी भी अगर ऐसा सुंदर देख लेगा तो वो भी क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक हो जाएगा, स्पिरिचुअल हो जाएगा, अध्यात्म की तरफ बढ़ने लगेगा, ठीक है। मणि के मन में भी दार्शनिकता यानी कि फिलोसफरनेस या उभरने लगी थी। वो मणि क्या होने लगी? दार्शनिक होने लगी थी। वे कहती हैं कि प्रकृति अपने ढंग से सर्दियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती है और गर्मियों में बर्फ शिलाएं पिघलकर जलधारा बनकर हम लोगों की प्यास को शांत करती है। उनका क्या कहना था कि प्रकृति क्या करती है? अपने ढंग से जब सर्दियां होती हैं तो हमारे लिए पानी इकट्ठा करती है और जब गर्मियां होती हैं तो बर्फ शिलाएं पिघलाकर क्या करती है? जलधारा बनकर हम लोगों की प्यास को शांत करती है, ठीक है। प्रकृति यानी कि नेचर का एक जल संचय, यानी कि जल को रोकना, संचय का मतलब इकट्ठा करना। अद्भुत क्या है? अद्भुत। एक स्थानीय युवक के अनुसार प्रदूषण के कारण, अच्छा अद्भुत कहां है भाई? अद्भुत पानी इकट्ठा करती हूँ, गर्मियों में बर्फ शिलाएं पिघलाकर जलधारा बनकर हम लोगों की प्यास बुझाती। प्रकृति का यह जल संचय अद्भुत है। इस प्रकार नदियों और हिम शिखरों का हम पर ऋण है। कह रहा था, उसने कहा कि जो आपका जल संचय का मतलब, संचय का मतलब होता है स्टोर करना, ठीक है। स्टोर करना, संचय करना, जमा करना। अद्भुत है। इस प्रकार नदियों और हिम शिखरों का हम पर ऋण है। ऋण का मतलब उधार कह सकते हैं आप, क्रेडिट। हम पर क्या है? उधार है, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है ना। क्या कहा? उधार है। क्लियर है? आगे नेक्स्ट चलिए भाई, उधार है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं सॉरी, आगे थोड़ा आगे जाने पर फौजी छावनियां दिखाई दी। छावनियां बोले तो कैंट। क्या? कैंट। थोड़ा आगे जाने पर फौजी छावनियां दिखाई दी क्योंकि यह बॉर्डर एरिया था। क्या था? क्योंकि यह बॉर्डर एरिया था। कैसा एरिया था? बॉर्डर एरिया था और थोड़ी ही दूर पर चीन की सीमा थी। किसकी सीमा थी? थोड़ी ही दूर पर बॉर्डर था चीन का। किसका बॉर्डर था? चाइना का बॉर्डर था थोड़ी दूर पर। लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो गई। लेखिका ने जब फौजी देखे यानी कि आर्मी मैन देखे तो क्या हुई? वो उदास हो गई। वैशाख के महीने में भी वहां बहुत ठंड थी, यानी कि महीना वैशाख का था और लेकिन वहां बहुत ठंड थी। वे लोग पौष और माघ की ठंड में किस तरह रहे होंगे?
वो कह रही थी कि भैया जब वैशाख का महीना है तब इतनी ठंड पड़ रही है, तो ये माघ के और पौष के महीने में कैसे रहे होंगे बेचारे इतनी कड़कड़ाती ठंड में। वहां जाने का रास्ता भी बहुत क्या था, डेंजर या खतरनाक था। कटाव से यूमथांग की ओर जाते हुए प्रियुता और रूडोडेंड्रो ने फूलों की घाटी को भी देखा। उन्होंने क्या देखा? फूलों की घाटी को भी देखा। यूमथांग कटाव जैसा सुंदर नहीं था। यूमथांग जो था वो जैसा कटाव सुंदर था वैसा सुंदर नहीं था। जितेन ने रास्ते में बताया कि यहां पर बंदर का मांस भी खाया जाता है। क्या बताया? यहां पर मंकी का मीट भी खाया जाता है। बंदर का मांस खाने से कैंसर नहीं होता। क्या होता? कैंसर नहीं होता। यूमथांग वापस आकर उन लोगों को वहां सब फीका फीका लग रहा था, क्योंकि वो उससे सुंदर जगह जो है पहले से ही देख चुके थे। ठीक है, वो सुंदर जगह कौन सी थी? तो वो सुंदर जगह आपकी थी, क्या कहते हैं उसको, क्या कहा गया, कटाव। यूमथांग वापस आकर उन लोगों को वहां से फीका लगा था। पहले सिक्किम स्वतंत्र राज्य था। पहले जो सिक्किम था वो आपका स्वतंत्र राज्य था। अब वह भारत का एक हिस्सा बन गया है, पार्ट ऑफ इंडिया। इससे वहां के लोग बहुत खुश हैं। क्या है? वहां के लोग जो हैं बहुत हैप्पी हैं। मणि ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रातों में भौंकते हैं। क्या करते हैं? पहाड़ी कुत्ता केवल चांदनी रातों में भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका हैरान रह गई। उसे लगा कि पहाड़ी कुत्तों पर भी ज्वार भाटे की तरह पूर्णिमा की चांदनी का प्रभाव पड़ता है। उसने कहा जब पहाड़ी कुत्ते चांदनी रातों भौंकते हैं तो पहाड़ी कुत्तों पर भी चांदनी रातों का प्रभाव पड़ता है। गुरु नानक के पदचिन्हों वाला एक ऐसा पत्थर दिखाया जहां कभी उनकी थाली से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। खेदुम नाम का 1 किलोमीटर का एक ऐसा क्षेत्र भी दिखाया जहां देवी देवताओं का निवास माना जाता है। नार्गे ने पहाड़ियों के पहाड़ों, नदियों, झरनों और वादियों के प्रति पूज्य भाव की भी जानकारी दी। भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के सुझाव पर गैंगटॉक के पर्यटक स्थल बनने और नए रास्तों के साथ नए स्थानों को खोजने के प्रयासों के बारे में भी बताया। यानी कई सारी इंफॉर्मेटिव चीजें उनको बताई भाई। नेक्स्ट, तो ये था आपका पूरा चैप्टर। अब इस चैप्टर का सार क्या था? इस चैप्टर में क्या था कि जिन्होंने चैप्टर लिखा है वो यात्रा पर गई थी। ठीक है, तो और यात्रा में उन्होंने जो जो चीजें देखी, उन्होंने यात्रा में क्या क्या देखा, उन्होंने यात्रा में खूबसूरती देखी। खूबसूरती देखने के बाद उनको लगा कि यहाँ का जीवन जो है शहर की भागदौड़ से बहुत शांत है, लेकिन ऊपर चढ़ने के बाद उनको पता चला कि यहाँ के जीवन में भी कितनी कठिनाई है, मौत का रिस्क है, बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, सब चीज़ें देखी। और उन्होंने वहाँ की सुंदरता देखी। ठीक है, और उन्होंने देखा बंदर का मांस वहाँ खाया जाता है, कुत्ते चांदनी रात में भौंकते हैं, कितनी नई चीज़ें, फौजी जो हैं वो कैसी ठंड में वहाँ पर काम कर रहे हैं, ये चीज़ सीखी। तो कितनी 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 चीज़ें उन्होंने एक्सप्लोर की वहाँ पर। उन सारी चीज़ों का वर्ण उन्होंने आपसे इस कहानी में किया है। ठीक है ना, जो भी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लोर की वहाँ पर, उन सारी चीज़ों का वर्ण उन्होंने कहानी में कर दिया। यानी कि चांदनी रात में कुत्ते भौंकते, बंदर का मांस खाया जा रहा है, फौजी कैसे ठंड में काम कर रहे हैं, महिलाएं कैसे पत्ती तोड़ रही, बच्चे 3.5 किलोमीटर चढ़ के जा रहे हैं ऊपर। ठीक है, वहां पर पत्थर टूटने पर मौत का भी खतरा है। ठीक है, वहां पर कैसी कैसी चीजें हैं, उन क्या क्या बताया उन्होंने। पर्यटन देवी देवताओं का स्थान माना जाता है, गुरु नानक देव की स्थल उन्होंने दिखाया, कई रास्ते दिखाए, कई चीजें दिखाई। भारत का हिस्सा सिक्किम आजाद था पहले। कितनी चीजें देखो आप पूरे चैप्टर में देखेंगे तो जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट पड़ते हैं सब उन्होंने पूरे आपके पूरी यात्रा का उन्होंने वर्णन कर दिया है। ठीक है ना, पूरी यात्रा का वर्णन कर दिया है उन्होंने। और यात्रा कहाँ थी उनकी? यात्रा उनकी मैं बात करूं तो कहाँ की यात्रा थी उनकी? सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से, और हिमालय की यात्रा का उन्होंने वर्णन किया था। ठीक है ना, ये आपका चैप्टर हो गया। अब आते हैं बाबू आपके अगले चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 पे, जो आपका अज्ञेय द्वारा रचित है। ठीक है, अज्ञेय के बारे में बात करें तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जिनको कहा जाता है, इनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इनका जन्म कब हुआ था? 1901 यानी कि 1911 में उत्तर प्रदेश के देवरिया में। कहाँ हुआ था? देवरिया जिले में कसिया कुशीनगर इलाके में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी जम्मू कश्मीर में हुई और इन्होंने क्या किया था? बीएससी जो है वो लाहौर से किया था। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण अज्ञेय को जेल भी जाना पड़ा था। साहित्य और पत्रकारिता पूर्णता इन्होंने समर्पित अज्ञेय देश विदेश की अनेक यात्राएं की। इन्होंने कई नौकरियां की और कई नौकरियां छोड़ी भी। आजादी के बाद ही हिंदी कविता पर अज्ञेय का व्यापक प्रभाव था। कविता के अलावा उन्होंने कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना सभी विधाओं में लेखन किया। उनकी प्रमुख रचनाएं की अगर मैं बात करूं तो भग्नदूत, चिंता, आर्यो, करुणा, प्रभामक, इंद्रधनुष, रौंदे, हुए आंगन के पार द्वार, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, विपथा शरणार्थी, जयदोल, त्रिशंकु, आत्मीय पद, आर्य,
यायावर रहेगा याद, इन्होंने अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक सहित 4 सप्तकों का समकालीन हिंदी कविता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। साहित्य अकेडमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अज्ञेय को अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी पुरस्कृत किया गया है। 1987 में उनका देहांत हो गया था। कब हुआ था? 1911 में जन्म हुआ था, 1987 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। बौद्धिकता की छाप अज्ञेय के संपूर्ण लेखन में मिलती है। उनके लेखन के मूल में व्यक्तित्वता की पहचान की भी समस्या। ये अज्ञेय के बारे में, ठीक है, किसके बारे में? अज्ञेय के बारे में, जिन्होंने लिखित है। इनका चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर आपका 3, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 आपका क्या कह रहा है? मैं क्या लिखता हूं। क्या कह रहा है चैप्टर नंबर 3? मैं क्या लिखता हूं। क्या बोल रहे हैं? मैं क्या लिखता हूं। लिखता हूं, मैं क्या लिखता हूं, ये पूछ रहे हैं। लिखने का प्रश्न अत्यंत कठिन। मैं क्या लिखता हूं, लेखक के अनुसार यह प्रश्न बड़ा सरल प्रतीत होता है, यानी कि बहुत देखने में इजी लगता है प्रश्न कि मैं क्या लिखता हूं, लेकिन यह बहुत कठिन भी है, कह रहे हैं। इसका सच्चा तथा वास्तविक उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन से संबंधित है, यानी कि लेखक का जो आंतरिक जीवन है उसका उत्तर उससे संबंधित है। उन सब को संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान नहीं है, ठीक है, यानी कि आसान नहीं है। लिखने का असली कारण लेखक को मैं क्या लिखता हूं प्रश्न का एक उत्तर तो यह लगता है कि वह स्वयं जानना चाहता है कि वह किस लिए लिखता है, यानी कि वो लेखक जानना चाह रहा है कि भाई वो क्यों लिख रहा है और क्या लिख रहा है। उसे बिना लिखे हुए इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। लिखकर ही वह उस आंतरिक प्रेरणा को, विवशता की पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा। उसे लगता है कि वह उस आंतरिक विवशता से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ, यानी कि अलग होकर उसे देखने और पहचानने लेने के लिए लिखता है। लेखक का अपने आप से प्रश्न है कि वो क्या लिखता है और क्यों लिखता है, और इसका जवाब वो लिखकर ही अपने आप को दे रहा है। तो इस पाठ का सार है, वो बात करें तो मैं क्या लिखता हूं, लेखक के अनुसार यह प्रश्न बड़ा सरल है, ठीक है। ये तो हम देख चुके लिखने का असली कारण। हाँ, सभी लेखक कृतिकार नहीं, यानी लेखक को ऐसा लगता है कि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते। लेखक को क्या लगता है? सभी लेखक जो है कृतिकार नहीं होते, तो उनके सभी लेखन कृति भी नहीं होते। सभी लेखन क्या होते हैं? उनकी कृति या कृतियां भी नहीं होती। यह तथ्य भी सही है कि कुछ लेखक ख्याति मिल जाने के बाद बाहरी विवशता से भी लिखते हैं, यानी कुछ लेकर, वो कह रहा है कुछ फेमस हो जाते हैं। जब आप फेमस हो जाते हैं तो आपके बाहरी, यानी कि आपकी एक्सटर्नल आपको प्रेशर होता है, बाहरी विविधता होती है, उसके कारण भी आपको लिखना पड़ता है। जैसे कोई एक्टर है, कोई टीवी सीरियल एक्टर है, वो फेमस हो जाएगा तो बाहर से उतनी व्यवस्था आ जाएगी, उसकी डिमांड हो जाएगी, तो उसे एक्टिंग करनी पड़ेगी। जैसे कोई टीचर है, वो बहुत फेमस हो जाएगा किसी सब्जेक्ट का, तो बाहर ही उसकी व्यवस्था इतनी हो जाएगी, बच्चे उसको इतना कहने लगेंगे पढ़ाओ पढ़ाओ, कि उसको जबरदस्ती पढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? तो यही कह रहे हैं, बाहरी व्यवस्था, संपादकों का आग्रह, प्रकाशक का तकाजा, आर्थिक आवश्यकताएं आदि के रूप में हो सकती है। यानी कि बाहरी प्रेशर क्या हो सकता है? संपादक का आग्रह, प्रकाशन, ठीक है, तकाजा, आर्थिक पैसे की जरूरत हो सकती है आपको। ये सब आवश्यकताएं जो होती है बाहरी प्रेशर के रूप में काम करती है। लेखक का स्वभाव और अनुशासन, लेखक का स्वभाव और अनुशासन यानी उसका डिसिप्लिन और उसका नेचर। लेखक में कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का बहुत महत्व, यानी कि उसे सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। कुछ लेखक इतने आलसी होते हैं कि बिना बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते, यानी कुछ लेखक इतने आलसी होते हैं जब तक उनको बाहर से प्रेशर न डाले वो लिखते ही नहीं। देखो टीचर आलसी हो सकता है, जब तक बच्चे नहीं कहेंगे पढ़ाओ 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 तो नहीं पढ़ाएगा टीचर, है ना। तो ऐसे आलसी होते हैं कि बिना दबाव के लिख नहीं पाते। जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर भी कोई बिछौना पर तब तक पड़ा रहता है जब तक घड़ी का अलार्म ना बज जाए। यानी कि जैसे कभी कभी क्या होता है, हमारा अलार्म लगा होता है, अलार्म से टाइम से पहले हमारी नींद खुल जाती है, लेकिन तब भी हम बिस्तर से तब तक नहीं उठते जब तक हमारा अलार्म नहीं बज जाता। कभी कभी ऐसा होता है, अलार्म जो हमने टाइम सेट किया होता है उससे 15 मिनट पहले हमारी आंख खुल जाती है और हम टाइम देख के भी तो 15 मिनट है, फिर तान के सो जाते हैं कि अलार्म बजेगा तब उठेंगे। ये आलस है। क्या है? आलस है कि अलार्म में भले 5-10 मिनट हैं, फिर सो जाते हैं टाइम देख के कि अलार्म बजेगा तब उठेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाता है बाबू? आलस हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब लेखक की भीतरी व्यवस्था क्या है? लेखक की भीतरी व्यवस्था का वर्णन करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है भीतरी व्यवस्था के बारे में बताना। लेखक विज्ञान का विद्यार्थी रहा है और उसकी नियमित शिक्षा भी विज्ञान विषय में हुई है। यानी कि जो राइटर है वो क्या रहा है? वो साइंस स्टूडेंट रहा है, साइंस स्टूडेंट रहा है। उसकी पढ़ाई भी जो है वो किस में हुई है? साइंस में हुई है। अणु का सैद्धांतिक ज्ञान लेखक को पहले से ही था, यानी कि अणु यानी कि एटम होता है जो साइंस में, उसका प्रिंसिपल ज्ञान जो था उसको पहले से एटम के नॉलेज है। लेकिन जब क्या होता है, हिरोशिमा में अणु बम गिरा, जब हिरोशिमा में क्या हुआ? एटम बम गिरा। हिरोशिमा में क्या हुआ?
एटम बॉम्ब जब गिरा तब लेखक ने उससे संबंधित खबरें पढ़ी, साथ ही उसके परवर्ती प्रभावों का विवरण भी पढ़ा। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। लेखक ने इसके बारे में लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति का स्तर पर जो व्यवस्था होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है। ठीक है, आगे हिरोशिमा के प्रभावितों से साक्षात्कार, यानी कि एक बार लेखक को जापान जाने का अवसर मिला, यानी कि एक बार क्या हुआ, लेखक को जापान जाने का मौका मिल गया भाई। वहां जाकर क्या हुआ, हिरोशिमा जो जापान की जगह है, और उससे अस्पताल को भी देखा, वहां के हॉस्पिटल देखे उसने, जहां रेडियम पदार्थ जो था, आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। आहत लोग, रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट, यानी वर्षों से प्रॉब्लम्स झेल रहे थे लोग, है ना। इस प्रकार उसे प्रत्यक्ष अनुभव, यानी प्रत्यक्ष यानी कि बिल्कुल फेस टू फेस, सामने से वो देख पाया। उसे लगा कि कृतिकार के लिए अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। वो कृतिकार के लिए क्या है भाई, जितना वो अनुभव कर सके, जितना वो रियलाइज कर सके, उतना उसके लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना जो रियलाइजेशन करेगा उतना रियलिस्टिक वो लिख पाएगा, उतना अच्छा तरीके से वो कृति को लिख पाएगा। कि हिरोशिमा में जब देख कर उसे तत्काल कुछ नहीं लिखा, यानी जब सब हिरोशिमा में देख ले तो तुरंत जो है, तुरंत एट मोमेंट कुछ नहीं लिखा। फिर एक दिन उसने वही सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। उसकी समझ में आया कि विस्फोट के समय कोई व्यक्ति वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियोधर्मी पदार्थ की किरणें उसे रूंध गई होंगी और उन किरणों ने उसे भाप बनकर उड़ा दिया होगा। हाँ, उसने ये सोच लिया। इसी कारण पत्थर का वह छाया वाला अंश झुलसने से बच गया होगा। यह देखकर उसे लगा कि समूची ट्रेजेडी जो है, दुखद घटना जो है, पत्थर पर लिखी गई है, पत्थर पर लिखी गई, यानी कि पत्थर का कुछ एरिया ब्लैंक था, तो उसने इमेजिन किया यहाँ पर कोई आदमी खड़ा होगा तो ब्लास्ट में सवार जोखिम उसके ऊपर आया होगा, इसीलिए पत्थर पर उसका निशान जो है वो पड़ा हुआ है। नेक्स्ट, अब लेखक का आशय क्या था, उस छाया को देखकर लेखक को जैसे एक थप्पड़ सा लगा। क्या लगा, जैसे एक थप्पड़ सा लगा उस छाया को देखकर। उसी क्षण अणु विस्फोट जैसे उसकी अनुभूति में आ गया है, यानी कि जो विस्फोट था बिल्कुल उसके एब्जॉर्बेंस में, एकदम अनुभूति में एकदम उसकी बस गया है वो। ठीक है, और वहां स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया, यानी उसको लगा कि इस विस्फोट उसके ऊपर ही हो गया। अचानक एक दिन उसने भारत आकर हिरोशिमा पर एक कविता लिखी, यानी कि इंडिया आया और एक पोएम उसने किस पर लिखी, एक पोएम उसमें हिरोशिमा पर लिखी। यह कविता अच्छी है या बुरी है इससे लेखक को मतलब नहीं है, उसके लिए तो वह अनुभूति जन्य सत्य है। यानी उसने जो क्या किया, उसने जो रियलाइज किया, ठीक है, और वो उसने क्या किया, लिख दिया। अब नहीं पता कि वो सही है, गलत है, अच्छा खराब है, उसने अपना रियलाइजेशन जो था वो पंक्तियों में पिरो दिया, जिससे वह यह जान गया कि कोई रचनाकार रचना क्यों करता है। ठीक है, अब उसे रियलाइज हुआ, जब वो वहां गया, उसने अनुभूति यानी कि उसने बिल्कुल एज ए मूवमेंट देखा, फील करा, अनुभव किया, तब उसके अंदर से एकदम से ज्योति सी उठी कि अब लिखना चाहिए। तो मजबूर हो गया लिखने पर, और जब वो अनुभव करके सारी चीजें लिखने पर मजबूर हो गया, सारी चीजें रियलाइज करके जब वो लिखने पर उसके हाथ अपने आप चलने लगे लेखन में, तब उसको एहसास हुआ कि वो रचना लेखककार क्यों करता है, किस परिस्थिति में करता है, और क्या अनुभूति या अनुभव करके वो रचना लेखककार करता है, ये उसने इसमें समझ पाया। ठीक है ना। तो हमने क्या किया बाबू, हमने क्या किया, हमने 3 चैप्टर जो हैं वो समझे आपके कृतिका के। ठीक है, क्या किया हमने कृतिका के 3 चैप्टर समझे। जो आपकी कृतिका है, जो आपकी कृतिका भाग 2 है, ठीक है, कक्षा 10 के लिए, उसके हमने क्या करे, उसके हमने 3 चैप्टर समझे। पहला चैप्टर कौन था, मां का आंचल, मां का आंचल। ठीक है, पहला चैप्टर कौन था, मां का आंचल। ठीक है, मां का आंचल जो चैप्टर था वो पहला चैप्टर था। ठीक
ठीक है। और माँ के आंचल के चैप्टर में हमने क्या समझा कि एक बच्चा जिसका बचपन का नाम भोलानाथ है, जो खुद लेखक है, जो लिख रहा है, उसके बचपन का नाम भोलानाथ है। तो भोलानाथ पिता से बचपन में पिता के साथ रहते थे, पिता के साथ सोते थे, पिता के साथ जागते थे, पिता के साथ उठते थे, पिता के साथ बैठते थे, पिता के साथ खाते थे, नहाते थे, पूजा करते थे, ठीक है। सारा टाइम पिता के साथ बिताते थे और माँ के पास सिर्फ तब जाते थे जब उनको भूख लगती थी। लेकिन एक दिन जब उन्हें डर है, जब वो संकट में आ गए, जब उन्हें सांप का डर लगा, वो भयभीत हो गए, वो परेशानी में आए, तो परेशानी में उन्हें पिता कुछ नहीं सूझा, उनको सिर्फ सूझा तो माँ का आंचल सूझा। तो इसमें पाठ में माँ के आंचल की महत्वता के बारे में बताया गया है कि इनकी परेशानी पर सिर्फ एक ही नाम आपको याद आता है, वो है माँ। जब चोट लगती है, जब दर्द होता है तो मुंह से माँ निकलता है, जब डरते हैं तो मुंह से माँ निकलता है। तो माँ के आंचल में इतना हमें सुकून मिलता है, उतना पूरे जहां में, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। तो इस चैप्टर में जो है माँ के आंचल के बारे में बताया गया, ठीक है। हम देखेंगे अगर पहला चैप्टर जो हमने समझा, कहाँ गया पहला चैप्टर, कंप्यूटर जी दिखाइए जरा। हाँ, पहले चैप्टर जो हमने क्या समझा, हाँ, शिव पूजन सहाय जी ने जो लिखा था, तो शिव पूजन सहाय जी के बचपन का नाम भोलानाथ था। इन्होंने अपनी पूरी जो है पिता और माँ के बीच में माँ के आंचल की भूमिका के बारे में बताया, ठीक है, शिव पूजन सहाय जी ने। तो ये पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था, ठीक है। पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। फिर दूसरा चैप्टर क्या था, साना साना हाथ जोड़ी। क्या था, साना साना हाथ जोड़ी, और मधु कांकरिया के द्वारा यह लिखित था। किसके द्वारा, मधु कांकरिया के द्वारा लिखित था। इसमें हमने क्या समझा, इसमें मधु कांकरिया एक जगह की यात्रा कर रही हैं। उस यात्रा के दौरान उन्होंने जो चीज़ें देखी, चाहे वो पॉजिटिव देखी हो, चाहे वो नेगेटिव देखी हो। पहले उनको लग रहा था कि यहाँ का जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने वहाँ के जीवन की कठिनाइयाँ भी देखी। उन्होंने रास्ते में एक एक पल, एक एक क्षण जो भी उन्होंने महसूस किया, देखा और सीखा, वो सब एक कविता क्या एक लेखन के माध्यम से उन्होंने आपके सामने प्रस्तुत किया। यानी उन्होंने क्या क्या देखा, मैं बात करूँ अगर उन्होंने यात्रा कहाँ की थी, तो उन्होंने यात्रा जो हिमालय की यात्रा, यानी कि राजधानी गंगटोक से और यहाँ हिमालय की यात्रा की थी। और यात्रा के दौरान उन्होंने सोचा पहाड़ी बातें, बहुत खूबसूरत जगह है, शहर को शोर सवारा से दूर है ये, लेकिन वहां जाकर उन्होंने मौत का खतरा देखा, बच्चों की मेहनत देखी, वहां का काम देखा कितना मुश्किल है, और कई सारी चीजें देखी, कई सारे ज्ञान उन्होंने मिले, कई सारी चीजें सीखी, और उन्होंने क्या किया, पूरे चैप्टर में उन्होंने पिरो दिया। तो उसका चैप्टर का नाम क्या था, साना साना हाथ जोड़ी। किसका था, साना साना हाथ जोड़ी, ठीक है ना। क्या था भाई, साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी जो है ये चैप्टर था, ठीक है। ये आपका चैप्टर था भाई, ठीक है। फिर हम किस पे आए थे, फिर हम चैप्टर नंबर 3 आए थे। चैप्टर नंबर 3 क्या कह रहा था, मैं क्यों लिखता हूं। चैप्टर नंबर 3 में लेखक जो था वो अपने आप से सवाल पूछ रहा था कि मैं लिखता क्यों हूं और क्या लिखता हूं। ये सवाल का जवाब उसे नहीं मिल पा रहा था। जब उसने हाल ही में जापान की यात्रा की, वहां के दर्द देखे, अनुभव किए, तो वो अपने आप लिखने पर मजबूर हो गया। और तब उसे एहसास हो गया इस बात का कि लेखक जो है या रचनाकार जो है वो रचना कब करता है, किस परिस्थिति में करता है। उन सारी परिस्थितियों का एहसास उसे तब हुआ जब उसने एज इट इज जाके, सत्य में जाके अनुभूति उन परिस्थितियों की, ठीक है। तो मैं क्यों लिखता हूं, ये इसमें था। क्या था, मैं क्यों लिखता हूं, ठीक है ना बाबू। क्या था, मैं क्यों लिखता हूं। अज्ञेय की रचना थी, ठीक है। मैं क्यों लिखता हूं, मैं क्यों लिखता हूं, ठीक है ना। मैं क्यों लिखता हूं, ठीक है ना, ठीक है ना बाबू। अज्ञेय ठीक है, अज्ञेय द्वारा लिखित थी। और जो आपकी साना साना थी किसके द्वारा थी, कंकरिया के द्वारा लिखित थी, है ना। किसके द्वारा बाबू, ये किसके द्वारा लिखित थी, ये आपकी लिखित थी, आप देख पाओगे यहाँ पर कंकरिया के द्वारा, ठीक है। मधु कांकरिया के द्वारा ये लिखित थी। किसके द्वारा, मधु कांकरिया के द्वारा यह लिखित थी। मधु कांकरिया के द्वारा आपकी लिखित थी, ठीक है। और भोलानाथ जिनके बचपन का नाम था, ठीक है, भोलानाथ जिनके बचपन का नाम था, उनका असली नाम क्या था, आप देख पाओगे कि शिव पूजन सहाय के द्वारा यह लिखित थी, ठीक है। आपके सामने नाम है, शिव पूजन सहाय के द्वारा यह लिखित थी, ठीक है ना बाबू। शिव पूजन सहाय, सहाय। तो तीनों पाठ में क्या क्या है इनकी समरी हमने जानी, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, चैप्टर पढ़ते हुए अच्छा लगा होगा। आई होप आपको चैप्टर आपके हेल्प देगा आपको समझने में, और एक शॉर्ट फॉर्म में इस चैप्टर का ओवरव्यू क्या है ये समझने में आपको हेल्प मिलेगी, और अच्छी तरह से कम समय में आप इस वीडियो को कवर करके तीनों चैप्टर ने पूरी बुक को क्या करोगे, समझ पाओगे, ठीक है।
तो जैसा कि आपसे वादा किया है नेक्स्ट वीडियो का, तो नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल टाइम पे मैं आपसे मिल जाऊंगा। तब तक के लिए मेरी ये वाली वीडियो, आपकी कंप्लीट कृतिका की जो वीडियो है ये देख लीजिएगा, कंप्लीट व्याकरण की मैंने वीडियो बनाई है वो देख लीजिएगा, और आपकी गद्य वाली वीडियो जो है जिसमें अपठित गद्यांश है वो भी देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं बाबू आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चे अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना। और किसी समस्या के लिए क्या कर सकते हो भाई, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई क्वेश्चन के लिए मुझे क्या कर सकते हो, दी गई मेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हो और मुझसे सीधे कनेक्ट हो सकते हो, मुझसे बात भी कर सकते हो, इस पर मेल कर दोगे अगर आप, ठीक है ना। तो ये थी आई क्लास, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और एक प्यारा प्यारा कमेंट करके ये जरूर बता देना बाबू क्लास आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।